हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम न्यू प्रैक्टिस सेट न्यू वे में देखेंगे। और दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 1 to 20 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट करने से बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपका जो है लेवल बढ़ जाएगा और आपका जो नॉर्मल क्वेश्चन गलत होता है, एग्ज़ाम में खासकर नॉर्मल क्वेश्चन ही गलत करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका सही होने लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर हो जाएगा। इसलिए आप जो है पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। दोस्तों, हम न्यू वे इसलिए कहें कि हम आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें जो भी हम डिटेल्स बताते हैं कोई भी क्वेश्चन का, अगर जो आपको लगता है कि हम नहीं जानते हैं तो उसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। यहाँ तक हम कहेंगे कि आप इसका एक अलग से कॉपी बनाइए और वहाँ पे हर सेट का नंबरिंग बाई वहाँ पे लिखिए, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम के समय कम समय में रिवीजन कर लेंगे और बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। एक बार आप करके देखिए, ज़रूर जल्दी सक्सेस मिलेगी आपको, मैं इतना कह रहा हूँ। इसलिए आप मेरी बात मानिए और जो नोट्स बनाने के लिए कह रहे हैं वो ज़रूर बनाइए। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो देखने में प्रॉब्लम होता है, जो हम बोलते हैं उस आवाज़ सुनकर भी लिख सकते हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा, मैथ रीजनिंग। थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये विनोद सिंह है और किस पार्टी से है, तो भाकपा माले पार्टी से है। और कहाँ से ये जीतते हैं, तो बगोदर विधानसभा से ये 3 बार जीत चुके हैं। और झारखंड विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस पर जो है इनको बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला है। अगला है, झारखंड के लोकसभा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो झारखंड के लोकसभा के नए अध्यक्ष जो है मैरी नीलामी करकेटा बना है। और इससे पहले जो है अमिताभ चौधरी है। और ये जो है अगस्त 2024 तक रहेंगे, तब उनका 62 वर्ष की उम्र पूरा होगा। अगला है, भारत में आयोजित फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ी को शामिल किया गया है। तो 6 खिलाड़ी को। दोस्तों, इस 6 खिलाड़ी में जो कैप्टन है उसका नाम क्या है वो हम बता रहे हैं। कैप्टन का नाम जो है अष्टम उराव है। क्या नाम है? अष्टम उराव। और ये 6 खिलाड़ी कौन कौन है? अष्टम उराव है, नितिन लिंडा है, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और सुधा अंकिता है। तो दोस्तों, कुमारी 2 है, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी। और एक है ये अष्टम उराव जो कैप्टन है, नितुल निंदा, अंजलि मुंडा, ये 2 है। और एक जो है सुधा अंकिता है। तो टोटल 6 गो है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में जो है 15वां स्थान है। और कितना परसेंट एरिया है भारत का? 2.42%। और कितना है? 79,714, इतना वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, ये क्षेत्रफल है। अगर जनसंख्या पूछे तो इससे एक कम हो जाता है, 14वां। और एरिया जनसंख्या का परसेंटेज पूछे भारत के संदर्भ में तो ये 2.73% है। तो इसको याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा 15वां और 14वां में। क्षेत्रफल पूछे तो 15वां और जनसंख्या पूछे तो 14वां। अगला है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है। तो राजमहल पहाड़ियों में जो है ये मोतीझारा जलप्रपात है। ये हजारीबाग में, साहेबगंज में है और ये अजय नदी पे स्थित है। दोस्तों, और जो है जैसे हिरनी जलप्रपात, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम। और किस नदी पे है? गरहा नदी पे या रामगरहा, दोनों नाम सेम है, गरहा रामगरहा। और गौतम जलधारा जलप्रपात जो है लातेहार में राढ़ू नदी पे है। और उसरी गिरिडीह में है। उसरी कहाँ है? गिरिडीह में। तो ये है। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से 10 जिला स्पर्श करता है और बिहार से भी 10 जिला। बाकी बात 4 जिला इस दोनों छत्तीसगढ़ उड़ीसा से, और एक ही जिला जो है गढ़वा जो यूपी से करता है। तो झारखंड से जो है
कौन कौन है, जैसे हम लोग संथाल परगना से चलते हैं, साहेबगंज ऊपर हो गया, फिर उनके नीचे पाकुर, फिर दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम है, न कि पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका आंसर जो है रामगढ़ हो जाएगा। रामगढ़ जो है रांची के बगल में। और बिहार से भी आप लोग जानते ही होंगे, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। तो ये साहेबगंज तक हो। दोस्तों गढ़वा जो है ये 3 स्टेट से मिलता है, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार। छत्तीसगढ़ से एक तो गढ़वा हो गया, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। उड़ीसा से जो है सिमडेगा, वेस्ट और ईस्ट दोनों मिलता है, वेस्ट और ईस्ट सिंहभूम दोनों मिलता है, और सरायकेला खरसावा। तो ये है। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा जिले की मिट्टी चमकीली नजर आती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो है ये अब्रक के कणों का होना, इसीलिए ये चमकता है। और दोस्तों ये लाल मृदा प्रकार की होती है और इसमें जो है फेरस ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। अगला है, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुआ? तो बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना जो है 1964 में हुआ। दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे। दोस्तों झारखंड में जो है लौह इस्पात उद्योग 2 इकाई है, जमशेदपुर और बोकारो। जमशेदपुर में जो है जमशेद जी टाटा ने टिस्को नाम से 26 अगस्त 1907 ईस्वी में किया था, 1907। दोस्तों स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पे है और ये लोहा के उत्पादन जो है 1911 ईस्वी से स्टार्ट करता है। दोस्तों इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन है। एक पूछेगा कि कब स्थापना हुआ और किस नदी पे है, और फिर पूछेगा कि उस माने जैसे लोह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, जल होगा, वो कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है। तो टिस्को के बारे में बता रहे हैं, आप लोग जरूर लिख लीजिए एक शॉर्ट नोट्स में। टिस्को को जो है लोह अयस्क की प्राप्ति जो है नोवा मुंडा और गुरु महिसेना से होता है, नोवा मुंडे और गुरु महिसेना से। और कोयला का जो है झरिया से होता है, चूना पत्थर, डोलामाइट, फायर क्ले, ये सब जो है उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से प्राप्त होता है। और जल की प्राप्ति जो स्वर्ण रेखा खरकई नदी से होता है। दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र जो है रूस के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1964 में उत्पादन हुआ था और इसका माना स्थापना हुआ था, और उत्पादन जो है 1972 से स्टार्ट हो गया। इसमें भी हम लोग जानेंगे कि इनको लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। तो लोह अयस्क जो है क्योंझर से उड़ीसा में, क्योंझर कहाँ है, उड़ीसा में, वहाँ से प्राप्त होता है। कोयले की प्राप्ति जो है झरिया से होता है, उसको भी टिस्को को भी झरिया से होता था। चूना पत्थर जो है मध्य प्रदेश से होता है, और जो ये बोकारो स्टील प्लांट है ये सेल के अधीन काम करता है। तो दोस्तों थोड़ा सा फास्ट हम बोलेंगे ताकि इसमें कम समय लगे, ताकि आप लोग कंप्लीट वीडियो देख सके, भागे नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, जादू गोरा यूरेनियम खदान झारखंड में किस जिले में है? तो जादू गोरा यूरेनियम खदान जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिला में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह अवसादी चट्टान है? तो ये कौन है? ये डोलामाइट है। अगला है, जोजो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो जोजो हाथू जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, ये क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों ये नागवंशी राजा है, इनके बारे में हम कंप्लीट बता देते हैं, आप नोट्स जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इसकी नागवंशी राज की स्थापना जो है फनी मुकुट राय ने किया था। कौन? फनी मुकुट राय, यहाँ पे लिखा हुआ है। कब किया? 6464 ईस्वी में। दोस्तों इसकी राजधानी जो है सुतियाम्बे है। कहाँ है? सुतियाम्बे। और यहीं पे जो है सुतियाम्बे में ही सूर्य मंदिर का भी निर्माण किया। और एक काम और किया है, इन्होंने जो है क्योंझर राज्य को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था। कहाँ और किसकी सहायता से? तो पंचेत राज्य जो था उनके राजा की सहायता से। तो ये फनी मुकुट राय के बारे में हो गया। प्रताप राय जो है सुतियाम्बे की जगह स्वर्णरेखा के तट पे स्थित चुटिया को अपनी राजधानी बनाया। कौन? चुटिया को। तो ये गलत सम्मेलन है। इसके बाद जो है भीमकर्ण बनता है, ये जो है चुटिया की जगह खुकरा को बनाता है। ये किसको बनाता है? खुकरा। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है गलत दिया है, क्योंकि भीमकर्ण जो है ना खुकरा को बनाया था। और
ये जो रक्सैल राजा है उनको जो है बरवा के युद्ध में पराजित भी करता है। बरवा के युद्ध में जो है ये भीमकर्ण रक्सैल राजा को पराजित करता है। दुर्जन शाह जो है जहांगीर के समकालीन है। इनका राजधानी जो है ये है दोईसा। और शतरंजी इन्हीं शाह, तो ये हो गया। और दोस्तों एक क्वेश्चन है कि इसके लास्ट का सबसे लास्ट में कौन राजा बनता है, तो चिंतामणि शरण नाथ सहदेव, चिंतामणि। ये हो गया। अगला है मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो ये 1945 में हुआ। क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि 1945 में मानभूम में एक कांग्रेसी नेता जिनका नाम अतुल चंद्र घोष था। क्या नाम था, अतुल चंद्र घोष। ये जो है झंडा फहरा रहे थे तो इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं के विरोध में जो है मानभूम झंडा सत्याग्रह अप्रैल 1945 में किया गया था। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1949 में पारित हुआ। अगला है गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो गुरुजी के उपनाम से जो है शिबू सोरेन का जाना जाता है। दोस्तों हम शिबू सोरेन के बारे में डिटेल्स जानेंगे। दोस्तों शिबू सोरेन जो है सोनोत संथाल समाज 1970 में स्थापित किया था। क्या नाम था, सोनोत। तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने किया था, शिबू सोरेन। और क्यों किया, इसलिए किया कि संथाल समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हो गया था, तो उसको दूर करने के उद्देश्य से जो है ये सोनोत संथाल समाज की स्थापना किया। सोनोत माने क्या होता है, सोनोत माने शुद्ध होता है। इसके बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये महासचिव के पद पे रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कब बना, तो 4 फरवरी 1973 को धनबाद के एक गोल्फ मैदान में बना था। समझे दोस्त, गोल्फ मैदान में। और प्रथम अध्यक्ष जो है विनोद बिहारी महतो को और महासचिव शिबू सोरेन को बनाया गया था। दोस्तों एक जो है 21 मार्च और 1978 को जो है शिबू सोरेन और ए.के. राय के साथ मिलकर ये पटना में आदिवासी रैली की थी। और कहा जाता है कि आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा रैली था। तो ये रैली किया क्यों, झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए। और 1980 के चुनाव हुआ, उसमें जो है ये शिबू सोरेन लोकसभा से निर्वाचित हुए। और फिर लास्ट में जो है झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद, जिसको शॉर्ट नेम है जैक, तो जैक की पूर्ण रूप से 9 अगस्त 1945 की स्थापना हुआ, जिसमें है इनको अध्यक्ष बनाया गया शिबू सोरेन को, और उपाध्यक्ष जो है सूरज मंडल को बनाया गया। इसके बारे में हम लोग तो बहुत ही चर्चा कर चुके हैं। 1 से लेकर 20 तक प्रैक्टिस सेट में आप देखिए, कंप्लीट आपको अच्छा मिलेगा। और ये जो है शिबू सोरेन 3 बार सीएम भी बने हुए हैं। तो ये है। अगला क्वेश्चन है माँ छिनका मस्तिका मंदिर कहाँ है, तो ये इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है। और यह मंदिर जो है दामोदर और भैरवी नदी यानी भेरा नदी के संगम पर स्थित है। और यह मंदिर जो है, इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा स्थापित किया गया है। ये भारत के 51 शक्तिपीठ है ना, उनमें से एक है। और इस मंदिर का शिल्पकला अमात्या मंदिर से प्रभावित है। तो ये सारा चीज़ है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है, तो सूर्य मंदिर बुंडू को, सूर्य मंदिर बुंडू को दिया जाता है। इसका शिल्पकार कौन था, तो शिल्पकार SRN कालिया था, SRN कालिया। अगला है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य को बताना है। तो फर्स्ट में है 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज को रोकने के लिए चुट्टूपाली घाटी का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया, सही है। और शाहबादा का क्रांतिकारी बाबू अमर सिंह का पर्दापण खरौंदी में हुआ, ये भी सही है। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह किया, ये भी सही है। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की गिरफ्तारी जो है 2 अक्टूबर 1858 को हुआ, ये गलत है। इसमें 2 अक्टूबर नहीं होगा, 30 मार्च होगा। 30 मार्च 1858 को गिरफ्तार किया गया। और किसके सूचना पे किया गया, तो विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण, ये दोनों जो है अंग्रेजों को गुप्त सूचना देकर इन्हें गिरफ्तारी करवाया था।
इनको नाम याद रखिएगा, विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण। इनको जो है 2 आदमी, जैसे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय, दोनों को गिरफ्तार किया गया था इस डेट को। और मुखबिरी कौन किया था? तो विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह कराची में नेतृत्व किसने किया? तो ये दोनों हो जाएगा, बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि बहुत बार एग्जाम में आया है, ये झारखंड जैसे बिहार के एग्जाम में तो ज़्यादातर आता है। क्वेश्चन था कि बिहार में महात्मा गांधी को कौन इनवाइट किया था कि आए हुए थे, और तो इसी टाइप में है कि झारखंड में कौन इनवाइट किए थे कि महात्मा गांधी झारखंड आए थे। तो उनका नाम आप कमेंट कीजिए दोस्तों, जब हम बोलते हैं तो आप कमेंट किया कीजिए। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे। अगला है, गांधी जी का ताना भगतों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो दोस्तों यह जो है असहयोग आंदोलन के समय हुआ। दोस्तों झारखंड में जो है राजकीय आंदोलन का व्यापक विस्तार जो है असहयोग आंदोलन के समय ही हुआ था, और असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी का ताना भगतों से संपर्क हुआ, और इस आंदोलन के दौरान ताना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर न देने का फैसला किया था। दोस्तों इसके बारे में भी हम लोग डिटेल जानेंगे, जैसे हजारीबाग से रामनारायण सिंह और पलामू से शेख साहब, ये दोनों ने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिया। तो वकालत किसने छोड़ा? तो रामनारायण सिंह और शेख साहब। गिरिडीह में कौन नेता था? तो पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय था। और रांची में जैसे दोस्तों एक स्वराज फंड बना था, तो स्वराज फंड के अंतर्गत राष्ट्रीय जो है विद्यालय कहाँ कहाँ खोला गया ये बताना है। तो ये जो है रांची में, चतरा, गिरिडीह, झरिया, चक्रधरपुर तथा लोहरदगा में खोला गया था राष्ट्रीय विद्यालय। दोस्तों असहयोग आंदोलन में पहाड़िया जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इनका नेता कौन था? जबरा पहाड़िया। 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 1923 ईस्वी तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। अगला है, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये तरुण संघ के द्वारा किया गया। 26 जनवरी 1930 को झारखंड में स्वाधीनता दिवस के उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। इसमें जो है डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र ने, क्या नाम है? डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय गीत भी गाया। रांची में इसका सफलतापूर्वक जो है तरुण संघ द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों 28 अगस्त 1942 ईस्वी को पुलिस की गोली से उड़ा दी गई बिरजी मनोहर मिर्धा की पत्नी थी। दोस्तों ये जो है फर्स्ट ही गलत है, क्योंकि 28 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के नेता हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। ये बिरजी संथाल परगना है, उस संथाल परगना के नेता जो हरिहर था, हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। हरिहर मिर्धा की पत्नी थी, न कि बिरजी मनोहर मिर्धा की पत्नी थी। हरिहर है, ये हरिहर होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी बात तो सब सही होगा। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में अंतिम गिरफ्तारी जो है वाचस्पति त्रिपाठी की थी, ये भी सही है। जामतारा में सत्यकाली बाबू ने नेतृत्व प्रदान किया, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे। अंतिम गिरफ्तारी जिसका हुआ है उसको याद रखिएगा, वाचस्पति त्रिपाठी। अगला है, सिन्हा साहब, रामलीला, सजला, गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन है? तो कहानी के रचनाकार जो है राधा कृष्ण, तो ये राधा कृष्ण है। अगला है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक, तो ये पुस्तक के लेखक जो है ये है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों प्रेमलता अग्रवाल का संबंध जो है पर्वतारोहण से है। ये 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। 2008 में
प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंट किलिमंजारो फतह हासिल की थी। तो ये पर्वतारोहण है। अगला है शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, बीएमपी मैदान किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। अगला है इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खरवार जनजाति है। अगला है झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो कौन सी भाषा शामिल है पूछ रहा है, तो खरिया भाषा जो है शामिल है। अगला है यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो ये डोमकच है। दोस्तों, डोमकच नृत्य एक प्रमुख नृत्य है। यह विवाह के समय शुभ अवसर पर किया जाता है। इसमें विवाह नृत्य के नाम से भी जाना जाता है इसको, विवाह नृत्य डोमकच। अगला है कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? तो दोस्तों, खेमटा और भिनसारी जो है कर्मा नृत्य के दो प्रकार हैं, खेमटा और भिनसारी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं होती है? तो कौन पर्व है? तो ये चांडी पर्व है। दोस्तों, उरांव जनजातियों द्वारा माघ पूर्णिमा के दिन जो है चांडी पर्व मनाया जाता है। कौन जनजाति? तो उरांव जनजाति। इसमें युवक ही चंडी स्थल में देवी की पूजा करते हैं। यह सफ़ेद बकरा बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। जिस परिवार की कोई महिला गर्भवती होती है उस परिवार का कोई भी सदस्य इस पूजा में भाग नहीं लेता है। अगला है झारखंड के सदानों का समाज था। तो झारखंड के सदानों का समाज जो था ये पितृ सत्तात्मक समाज था। अगला है झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है ये विनोद कुमार गुप्ता है। दोस्तों, वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। हमको लगता है 95% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। क्या है कि बिहार का कोई भी एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन आता है, या तो राज्यपाल पूछ देगा या मुख्य न्यायाधीश पूछ देगा। तो झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है संजय कुमार मिश्रा है, जो 14वें नंबर का है। तो इसको याद रखिएगा, 14वें नंबर का जो है संजय कुमार मिश्रा है। और राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितना है? तो झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या जो है 21 है। अगला है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना जो है 2001 में ही शुरू की गई थी। अगला है आर्या योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? सही बताना है। तो फर्स्ट है आर्या योजना जो है 2017 में प्रारंभ की गई, सही है। अगला है इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना, ये भी सही है। इस योजना का क्रियान्वयन जो है आत्मा यानी ATMA एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी की संस्था के द्वारा किए गए, ये भी सही है। प्रत्येक गांव के 2 युवक को चयनित कर उन्नत कृषि कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो उपयुक्त में से जो है सभी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत जो है 15 नवंबर 2022 को की गई? तो 15 नवंबर 2022 को जो है मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सभी जो है 15 नवंबर 2022 को शुरू किया गया था। अगला है यूनिवर्सल पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। तो दोस्तों, इसके बारे में है सत्य बताना है। एक है फर्स्ट में है कि 15 नवंबर 2021 को लागू की गई इस योजना का लाभ जो है 60 वर्ष या उससे अधिक सभी बुजुर्गों के लिए के लाभ दिया जाएगा, सही है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में APL और BPL कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई, ये भी सही है। इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमा है जो
आयकर दाता की श्रेणी में ना आता हो, जो आयकर जो टैक्स देता है वो नहीं होगा, तो ये गलत, ये भी सही है, क्या कि आयकर वाला को नहीं दिया जाएगा ये लाभ। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रति माह 1,000 रुपया उनके बैंक खाते में जाएंगे, ये भी सही है। तो कंप्लीट इसमें सही है, अगर इसको एक बार देख लीजिएगा तो इस योजना का कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगा। अगला है, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितने हैं, तो ये 32 है। अगला है, संथाल जनजाति में कितने प्रकार की विवाह प्रचलित है, तो संथाल जनजाति में जो है 8 प्रकार की विवाह प्रचलित है। ये कौन कौन है, तो ये जो है किरिंग बापला है जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। किरिंग जवाई, इतूत, निर्बोलोक, टुनकी दीपिल आदि जो है संथाल जनजाति का विवाह है, प्रकार है, विवाह का प्रकार है। और संथाल में जो है विवाह को क्या कहा जाता है, बापला कहा जाता है। अब हम लोग सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का थीम क्या था, तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है 31 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर तक मनाया गया। कब से कब, 31 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर। और इसका थीम था भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। और कब से कब, 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। अगला है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो भारत में जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है ये परमवीर चक्र है, शौर्य के में। दोस्तों, परमवीर चक्र जो है देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जो है 1947 में हुआ था। दोस्तों, इस किसको किसको मिला फर्स्ट, ये जरूर याद रखिएगा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा, फिर सेकेंड लेफ्टिनेंट RR राणे, और ये लास नायक करम सिंह, इन तीनों को जो है ये परमवीर चक्र मिला था। तो सोमनाथ को याद रखिएगा, सोमनाथ जो है प्रथम व्यक्ति है इनको ये पुरस्कार मिला है। अगला है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक का लेखक जो है ये रस्किन बॉन्ड है। अगला है, हाल ही में संपन्न 22वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं बताना है। इसका आयोजन बर्मिंघम में हुआ, यूके में जो है। इसका शुभंकर पेरी एक भैंस था, तो ये गलत है। इसका शुभंकर जो है पेरी एक बैल था, न कि भैंस, बैल था। इसमें ऑस्ट्रेलिया कुल 178 पदकों के साथ शीर्ष देश पर रहा, सही है। इसमें भारत कुल 61 पदक, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक। 22, 16 और 23, 22-23 तो याद हो जाएगा, 16 को बीच में है तो 16 जो बीच में है रजत हो जाएगा। कांस्य और स्वर्ण के बीच में रजत भी आता है, इसलिए 16 रजत, इस तरह से याद कर लीजिएगा। अगला है, किस फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो ये सोराई पट्टोरू साउथ इंडियन फिल्म है। दोस्तों, 68वें फिल्म पुरस्कार की विजेता जो है, जिसे बेस्ट फीचर फिल्म जो है सुराई पोट्टू को मिला, जो तमिल फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है तुलसीदास जूनियर को मिला। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है अपर्णा बाला मुरली को मिला। और बेस्ट एक्टर जो है अजय देवगन और सूर्या को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस याद रखिएगा अपूर्णा बाला मुरली, और बेस्ट सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है तुलसीदास जूनियर को मिला है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो यूएई की राजधानी कहाँ है, दुबई है। तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है, न कि दुबई, तो फर्स्ट गलत हो गया। बाकी सऊदी अरब रियाद, इजराइल का जेरूसलम, ईरान का तेहरान, ये सब सही है, तो ये गलत हो गया ये। अगला है, इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है, तो इनमें से जो है ये जो बांग्लादेश है उसकी रुपया नहीं है, ये टाका है। अगला है, म्यांमार किस वर्ष भारत से अलग हुआ, तो म्यांमार जो है भारत से 1937 में अलग हुआ था। अगला है, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा कौन है, तो भारत में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा जो है ये है भारोपीय।
लगभग 73% बोली जाती है। और इसके बाद द्रविड़ है, इसके बाद ऑस्ट्रिक है, इसके बाद चीनी तिब्बती समूह है। अगला है विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों के संदर्भ में युग्म सही युग्म पहचान करें और विकल्प उपयुक्त युग्म कौन सुमेलित है, यानी सुमेलित बताना है। तो कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम सही है। बराहमिरी जो है, बराहमिरी बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका ये भी सही है। आर्यभट्ट पंच सिद्धांतिका तो ये गलत है। तो बराहमिरी जो है ये पंच सिद्धांतिका का किताब है। आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय है। तो 1, 2 सही है, तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालक्रम के व्यक्त करके भारत में आक्रमण के बढ़ते क्रम को बताना है। दोस्तों महमूद गजनबी ने 1000 से लेकर 1026 के बीच जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनबी तो ये 1000 से स्टार्ट किया है। इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण जो है ये 1175 में हुआ, तो 1175 हो गया। और इसके बाद चंगेज खां के आक्रमण का जो है 1221 में ख्वारिज़्म शाह की मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र जो है यहाँ आ जाता है, जलालुद्दीन मकबरनी उसका पुत्र का नाम था, जब दिल्ली सल्तनत में आ जाता है उस समय होता है। तो ये 1221। और इसके बाद जो है लास्ट में तैमूर का 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण होता है, 1398। तो चंगेज खां कब आक्रमण करता है? जब ये ख्वारिज़्म शाह का जो पुत्र रहता है जलालुद्दीन मकबरनी भारत में आ जाता है तब उस समय। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 2, 3, 1, 4। इसमें है निम्न में यूरोपीय शक्ति को भारतीय व्यापार समय समय पर प्रवेश करता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया। तो 4, 2, 1 4, 2, 1 और 3, तो बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भारत में आने का क्रम है। अगर स्थापना के क्रम पूछे तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी स्थापना होता है, उसके बाद जो है अंग्रेज होता है, इसके बाद डच होता है। लेकिन आने के क्रम में डच पहले आता है, अंग्रेज बाद में आता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत समाज। तो अभिनव भारत समाज बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति कौन है? अरविंद घोष हो जाएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी सी.आर. दास। अगला है निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दांडी मार्च 1930 ईस्वी में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 42 में, साइमन कमीशन आगमन 1928 में और गांधी विवरण समझौता 1931 में। तो सबसे पहले कौन हुआ? तो सबसे पहले जो है ये साइमन कमीशन आया था 1928 में, 27 में बना, 28 में मुंबई में आया। अगला है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो 1935 के एक्ट के तहत। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो नागरिकता संविधान का भाग 2 में है, सही है। मौलिक अधिकार ये 3 में है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य 4A में है। राज्य का संविधान का भाग है राज्य। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के A के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है, तो यही है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है सर? सॉरी, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है सो पूछ रहा है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में है, तो ये भी सही, तो इस कंप्लीट सही है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अध्यात्मकता सरकार जो है अमेरिका में है, भारत में नहीं है। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जो सदस्य होते हैं कौन कौन होता है? तो
ये होता है। जैसे संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ये आर्टिकल 54 के तहत जो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है और इनमें सदस्यों में जो होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जहाँ पे विधानमंडल नहीं होगा, विधानसभाओं का होगा, क्योंकि जहाँ पे विधान परिषद नहीं है तो वो भाग नहीं लेता है, विधानसभा होगा। विधानसभा तो 1, 3, 4 हो जाएगा। अगला है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को जो है नागौर राजस्थान में अपनाई गई थी। और इसमें क्या होता है, लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये लोकतंत्र के शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए होता है। अगला है निम्न पर विचार करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक, नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक। तो ऐतिहासिक क्रम में सजाना है। तो भारतीय स्टेट बैंक कब हुआ? 1955 में। और अग्रणी बैंक योजना जो है 1969 में आया। और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 75 में और नाबार्ड 82 में। तो इसके अनुसार कौन सही हो जाएगा? ये मुद्रास्फीति के कारण है। तो मुद्रास्फीति का जो कारण है ये है वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला है एक बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें जो न आयात होता है न निर्यात होता है, न आयात और न निर्यात, वही बंद अर्थव्यवस्था है। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? तो किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है। अगला है वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई है। वह प्रतिवेदन था, तो वह प्रतिवेदन जो था आवर कॉमन फ्यूचर था। दोस्तों, वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का प्रतिवेदन जो है आवर कॉमन फ्यूचर था, जिसके अनुसार सतत विकास से अभिप्राय वैसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की जरूरतों पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करता हो। तो ये आवर कॉमन फ्यूचर होगा। अगला है भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही बताना है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो भारत जो है विश्व का 5वां बड़ा देश है, न गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला है यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत है। तो ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में, ये गलत है कि कर्क रेखा से ऊपर जो है उष्णकटिबंधीय नहीं है। अगला है 82.5 पूर्वी देशांक का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये सही है। तो 2 और 4 सही है। अगला है निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम सजाइए। पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम से पूरब जो है सबसे पश्चिम में कौन है? महादेव पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद मैकाल पर्वत है। इसके बाद छोटा नागपुर पठार है। इसके बाद खासी है जो मेघालय में है। तो ये हो जाएगा। अगला सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाले नदियाँ कौन है? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है वो बताना है।
फर्स्ट है लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, सही है। लेटेराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है और वह पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है। ये गलत है, क्योंकि यह जैविक समृद्ध नहीं होता है, क्योंकि बार बार वर्षा होने से उसका जो क्षमता होता है धीरे धीरे रिस कर जमीन के बहुत अंदर चला जाता है, इसलिए यह जो मृदा है जैविक समृद्ध नहीं होता है। अगला है मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम ड्यूरम है। दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ऐसे ऐसे सिंपल जो है जिससे हम लोग ब्रेड बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये नाम है। लेकिन अगर मैक्रोनी कह दे तो ट्रिटिकम ड्यूरम है, क्योंकि मैक्रोनी गेहूं पास्ता बनाने में, सूजी बनाने में काम आता है। और दोस्तों और जैसे ओरिजा सटैवा जो है चावल का है, पेनिसेटम ग्लूकम जो है बाजरा का है, सोरघम बाइकलर जो है ज्वार का है। अब समान विज्ञान है, तो इसमें वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक है। वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक है। नॉट जो है, नॉट किसका है? तो ये नॉटिकल जिसको बोलते हैं नॉटिकल मील, तो नौ समुद्री जहाज की गति नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? दूरी को दिखाता है, नौ संचालन में दूरी को। जैसे 1.85 किलोमीटर बराबर जो होता है 1 नॉटिकल मील होता है। ये हो जाएगा नॉटिकल मील। और कैलोरी का जो है उष्मा होता है, और नॉट का नौ संचालन हो जाएगा। नहीं, समुद्री जहाज की गति नॉट से मापते हैं। इसका क्या सही होगा? इसमें पूछ गया उत्तर का चयन कीजिए, पूर्व तथा नीचे दिए कूट प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वही वाट का शक्ति हो जाता है, नॉट का जो है समुद्री जहाज की गति, सही है। और नॉटिकल मील नौ संचालन का दूरी, और कैलोरी उष्मा, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का कौन है? तो भारत का पहला निजी रॉकेट कौन है? ये विक्रम एस है। अगला है शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय तंतु जीवित रहते हैं, क्यों? इसका कारण ये है कि पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक होता है, जिससे क्या होता है बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे जो है पानी रहता है। डी आंसर। अगला है एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है। तो एक काटा हुआ हीरा जो है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है चमकता है। अगला है किस तापमान पर होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, उसको आप डालिएगा तो -40 डिग्री। दोस्तों एक हम यूनिवर्सल फार्मूला बता देते हैं, आप लोग इसको नोट जरूर कीजिएगा। जैसे ये है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5, और एक होता है बराबर R/4। तो R किसको बोलते हैं? रैंकिन को बोलते हैं, रैंकिन। अगला टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि क्या होता है बरसात में जो है ना रेडियो तरंगों की ऊर्जा वर्षा की बूंद द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और वर्षा के समय रेडियो सिग्नल कमज़ोर हो जाती है, जिन्हें जो है छोटे डिश एंटीना ग्रहण नहीं कर पाती है। तो ये 1 2 3 सभी सही हो जाएगा। अगला समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? तो समृद्ध यूरेनियम जो है ये प्राकृतिक यूरेनियम है जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन है, आइसोडायफायर किसको बोलते हैं? आप लोग जवाब दीजिए, हम बताए हुए हैं। अगला है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु है? तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु जो है 2882 है, 2882 है, तो ये सी हो जाएगा। अगला निम्न में धातु किसे अमलगम बनाया जाता है? तो जस्ता और
किससे अमलगम बनाया जाता है? जस्ता और पारा से। अगला है निम्नलिखित में कौन भारी जल का रासायनिक? D2O। अगला है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन बहुलक? तो पॉलीएमाइड। अगला निम्न में से किसका उपयोग जो है यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो यूरिया उर्वरक के उत्पादन के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पक्षी जो है, पक्षी को क्या बोलते हैं? ऑर्थोनोलॉजी, ऑर्थोलॉजी पक्षी को। वंशागति को क्या बोलते हैं? तो वंशाजेनेटिक्स बोलते हैं। पर्यावरण को क्या बोलते हैं? तो पर्यावरण को जो है इकोलॉजी बोलते हैं। और जीवाश्म को पोलियोबायोलॉजी बोलते हैं। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा कवच तकनीक का संबंध किससे है? तो कवच तकनीक का संबंध जो है ये ट्रेन टक्कर रोधी तकनीक है। अगला है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड और विटामिन डी पॉल मुलर। तो इसमें कौन नहीं है? तो ये गलत है, डी। पॉल मुलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये डीडीटी का जो कीटनाशु गुणों की खोज जो है और मलेरिया एवं पित्त ज्वर से जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में अपना योगदान दिए थे ये पॉल मुलर। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी बात 3 सही है। अगला है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो कौन है? तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा है। अगला निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। गलत है, लाल प्रकाश का तरंग जो है बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। सही है, विबजियोर, इसको याद रखिएगा, विबजियोर वेवलेंथ बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा रेड का है। अगला है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? डीपीटी का टीका जो है डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस से सुरक्षा होने के लिए दिया जाता है। अगला जेनिको प्रौद्योगिकी है। तो जेनिको प्रौद्योगिकी जो है आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। दोस्तों अब मैथ है, तो मैथ जो है आप लोग देखिएगा, बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 100 से लेकर 200 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 112 है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटा जो है 112 से विभाजित कौन होगा 100 का? तो 108 होगा। तो 108 जो है प्रथम हो गया। और लास्ट वाला कौन होगा? तो लास्ट वाला जो है 192 होगा। तो 192 हो गया। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल गया, तो इसका एडिशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। फर्स्ट समेशन क्या होता है? तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म। तो हमको संख्या नहीं मालूम है, तो संख्या निकालने के लिए लास्ट टर्म बराबर क्या होता है? तो 192 बराबर a प्लस यानी फर्स्ट टर्म 108 प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। और डी जहाँ है डिफरेंस, तो यहाँ से a निकालेंगे तो 8 आएगा। तो n 8 आ गया। इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कीजिए, 8/2 4 हो गया। आप फर्स्ट टर्म क्या है 108 है 192, तो 200 गुने फर्स्ट टर्म क्या है 108 है और 192 300 हो जाएगा। 300 गुने 4 यानी 1200। यहाँ पे 2 फॉर्मूला यूज हुआ, जैसे Tn बराबर जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से n निकालेंगे और समेशन जो होता है n/2 फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म निकालेंगे तो 1200 आ जाएगा। अगला है 400 और 500 के बीच की संख्या का योगदान इस प्रकार है कि 8, 12, 16। तो 8, 12, 16 का एलसीएम जो है 48 होगा। तो 48 से 400 सबसे पहला कौन है? तो 432 जो है पहला है जो 48 से भाग होगा, और लेकिन 5 शेष बचना चाहिए, शेष 5। तो अगला क्या हो जाएगा? इस 37 हो जाएगा। और लास्ट जो है जो 48 से भाग होगा 480, लेकिन
5 शेष बचना है, तो ये जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 480, तो 490, 490 32, तो 490 400 800 और 90 32 कितना होता है, तो 100 बन जाएगा 900 और 32 इन्हें 22, तो 922 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो 6 यहाँ 6 आ जाएगा, तो 19 6 25, तो 5 आ जाएगा, तो 8 5 40, तो 40 में इसको जोड़िए, 5 8 4 12 2 225, 225 का 15 हो जाएगा, तो 15 और 66 को जोड़िए, 15 66 कितना हो जाता है, 66 को 14 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, तो 81, तो 9 हो जाएगा। दोस्तों ये sin 23 जो है cos 67 हो जाएगा, कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, 1 1 2 आंसर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि 4 गो इसमें ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव होता है, और इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये तो आप पहले जान जाइए। ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, तो 4 गो का हो गया कौन पॉजिटिव होता है। अब जो होता है जैसे 90 का मल्टीपुल ऑड रहे, ऑड है तो चेंज होगा, और इवन रहे तो नो चेंज होगा। अब जैसे देखिए क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, देखिए तो यहाँ एक ऑड मल्टीपुल है तो चेंज होगा, तो साइन क्या चेंज में होगा, कॉस में, तो कॉस हो गया। और 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा कब होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल देखिए, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा जो है, अब जैसे इवन मल्टीपुल है तो नो चेंज होगा, तो साइन हो जाएगा। और 180 में से थीटा जाएंगे घटाएंगे तो फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो सीधे साइन थीटा हो जाएगा। तो इस ट्रिक से जो है आप थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। कह रहा है कि ABC tan A tan B tan C ऐड करेंगे तो क्या होगा, ABC त्रिभुज में है तो ABC का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जब 180 हो जाएगा तो मल्टीपुल हो जाएगा, tan A × tan B tan C, ये हो जाएगा। अगला है, एक आयत में लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है और परिधि दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो परिधि दिया है उससे निकाल लेंगे, तो L + B बराबर 2 × L + B परिधि होता है, तो इसको हाफ कर देंगे तो L + B बराबर 24 हो जाएगा। 2 1 3 है, 3 का वैल्यू 24, तो 1 का वैल्यू 8, तो दुगुना, जैसे लंबाई दुगुना कहता है तो 2 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, तो 3 का वैल्यू 24 है तो 1 का वैल्यू 8 हो गया। अब 8 है तो इस 16 हो जाएगा बड़का का, ये 8 हो जाएगा, तो 16 8 128, ये हो जाएगा। अब देखिए एक घन का विकर्ण जो है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक घन का विकर्ण 6√2 है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3a, ये है पिछल 6a² होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, √3, तो √3 गुने 2, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको जो हम √3 गुने √3 लिख लेंगे और गुने t, तो 3 से कट गया तो 2√6 आ जाएगा, 2√6 आ गया। अब इसका स्क्वायर कीजिए और गुने 6 कीजिए, 6 का है तो 2 दूना 4 और 6 24, 24 छक्के कितना होता है, तो 24 छक्के जो है 144 होता है। अगला है, 11 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग है, तो दोस्तों कोना का योग जो है n-2 × 180। अगर एक भुजा का पूछे तो n से भाग दे देंगे, तो n-2 11 है तो 9 गुने 180, तो 9 गुने 180 कितना, 1620। अब अगला क्वेश्चन है, x + 1/x बार x², तो देखिए x के पावर a² + b - b², तो a + b × तो x² + 1/x के स्क्वायर, x² - 1/x², ये हो गया। तो इसका वैल्यू तो 50 दिया है तो इसको 50 कर लेंगे। इसमें देखिए x मतलब 1/x² निकालेंगे तो 12 के स्क्वायर - 2 हो जाएगा, तो 44 142,
ये 142 हो जाता है। 50 गुने 142 कितना होता है? तो 50 गुने 142 7100 होता है। अगला है ए बी एक कार्य को 20 दिनों में करता है। ए और बी एक कार्य को जो है 20 दिनों में करता है। तो देखिए ए और बी 20 दिनों में करता है और बी और सी जो है 30 दिनों में करता है। तो ए बी 20 दिनों में और ए बी और सी कितना 30 दिनों में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 × 60 30 दूना 60, ये हो गया। यहाँ तक देख लिए। अब कह रहा है कि जो है ए कार्य को पूरा करने में सी से दुगुना दक्ष है, इफिशियंसी दिया है। तो ये 2 काम करता है तो ये 1 ही काम करता है, ये 2 काम करता है तो 1 ही काम करता है। तो क्या हो जाएगा? तो टोटल जो है ए और सी का 3 हो गया, दक्ष ए और सी का 3 हो गया ना। तो 3 हो गया। और जैसे यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी बराबर इसका एफिशिएंसी कितना है? 3 है। और बी प्लस सी बराबर इसका एफिशिएंसी कितना है? 2 है। तो ए माइनस सी का एफिशिएंसी क्या लिए? तो 1 माइनस सी का एफिशिएंसी 1 है। वैसे भी आना चाहिए, 2 में से 1 गया तब ना 1 आएगा। ये डबल है तो ये 2 हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1 हो जाएगा। टोटल 3 है तो ए का एफिशिएंसी 2 है तो बी का एफिशिएंसी 1 हो गया। और टोटल काम 60 है तो बी एक दिन पूरा काम करने में कितना लगाएगा? 60/1 यानी 60 दिन। अगला है ए और बी दोनों एक साथ कार्य करता है। एक कार्य को ए बी 10 दिन में, बी सी 10 दिन में है ए बी, और ए सी जो है 15 दिन में। तो तीनों का एलसीएम 60 हो गया। सब 2 बार आएगा। 2 बार जब आएगा तो 10 दिन देते, 10 × 60 ए बी, बी सी कितना हो जाएगा? 15 × 60 और ए सी जो है 20 × 60। तो इसका जो है 13 हो गया। टोटल काम कितना एक दिन में करेगा? दोनों, तो 13/2 हो जाएगा। तीनों जो है 13/2 काम करेगा एक दिन में। और टोटल काम 60 है तो 13/2 ऊपर चला जाए 120/13, तो 13 नमा 117/3 ये हो जाएगा। इसका आंसर जो है 9.3/13 हो जाएगा। अगला है एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की 50 किलोमीटर। दोस्तों ये 150 किलोमीटर है, मिसप्रिंट है। 50 किलोमीटर जाता है, जिससे ए और बी का जो है स्टेशन है ये आधा घंटा पहले चला जाता है। तो आधा घंटा पहले जाएगा तो आधा घंटा में कितना हो जाएगा? 25। और टोटल 725 है तो इस 700 बचेगा। अब इधर से 150 किलोमीटर से इधर से 50, तो टाइम कितना लगेगा? मीटिंग टाइम क्या होगा? 700/50 प्लस 150 तो 200 हो जाएगा। 3.5 घंटा के बाद जो है मिल जाएगा। तो 3.5 घंटा में ये 150 चलेगा 50 किलोमीटर वाला। आप पहले से 3.5 घंटा में ये कितना चलेगा? 50 × 150 और 25 75, 175। तो 175 यहाँ से ये चल गया, आप 25 ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा। अगला है विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। तो इसको जो है ये भी इजी है। जैसे 100 रुपया में 80 रुपया खर्च करके 20 रुपया बचाता है, यही ना होगा। और 25% की वृद्धि हो गया तो 25 हो गया। और खर्च में जो है 15% की वृद्धि होगा तो 80 का 15% क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और पहले 80 रुपये तो 92 रुपया खर्च कर रहा है, तो अब बचा कितना रहा है? 33 रुपया। तो कितना ज़्यादा बचा रहा है? 13 रुपया। तो इसका परसेंटेज कैसे? 13/20 गुने 100, तो 20 × 5 = 100, 13 × 5 = 65, तो 65 हो गया। अगला है एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 75 रुपया है। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है, फार्मूला पर बना सकते हैं। CP/MP बराबर 100 - D/100% P। इस पर भी बना सकते हैं या अलग भी बनाते हैं। इसमें निकालिएगा तो 13 बनाएंगे। सब जैसे डिस्काउंट दिया है, CP दिया है, MP दिया है और प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ से निकल जाएगा। और नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य 100 तो अंकित मूल्य 100 रुपया हो गया
आप 75 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है यदि 15% का छूट दिया तो छूट कितना देने पर कितना हो जाएगा 85, तो लाभ होगा 10 रुपया लाभ हुआ। 10/75 गुने 100, 25 75, 25 का 100, 40/3 यानी इससे भी निकाल सकते हो। उससे एक बैंक में 5 वर्ष के लिए इतना रुपया की राशि तो 5% प्रदान किया गया तो कितना हो जाएगा। तो ये तो सिंपल P गुने R गुने T करेंगे बटे 100 तो निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 31250 ये हो जाएगा। अगला है 16% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए ब्याज 12,000 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 3 महीने और त्रैमासिक है तो 16/4 हो जाएगा, 4% हो जाएगा। और फर्स्ट 3 महीना है तो त्रैमासिक है तो 1 साल इसको इंगित करेंगे। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड सेम होता है तो 1 साल का 4 गुने 1/12,000 बटे 100, 2 0 120 गुने 4, एक तो 120 गुने 4 480। 11 सदस्यों वाले एक क्रिकेट टीम की कप्तान की आयु 35 वर्ष है और इसके विकेट कीपर तो विकेट कीपर का 5 वर्ष अधिक है तो 40 हो जाएगा। यदि इन दोनों की आयु को न गिना जाए तो शेष खिलाड़ी की औसत आयु की टीम जो है औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाता है। तो औसत आयु x मान लीजिए तो x - 3 कम हो गया कितना 9 आदमी के, क्या कि 11 आदमी 2 आदमी निकाल दिया। 11 गो आदमी का और टोटल x हो जाएगा माइनस दोनों को जोड़ दीजिए 75। यहाँ से x का मान निकल जाएगा तो x का मान 24 आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित श्रृंखला का माध्यिका कौन है। तो पहले हम इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे 1 2 4 5 और 8 और बीच वाला कौन है तो बीच वाला 4 है, ये हो जाएगा। तेंदुलकर शब्द से चुने गए 2 अक्षरों को तो देखिए 3 3 6 3 9 टोटल शब्द 9 है तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है 9C2 टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। और इसमें से स्वर का है तो स्वर का गो है 1 2 3 गो स्वर है तो 3 गो स्वर में से 2 निकालेंगे तो 9C/9C2। एक फार्मूला होता है ना n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो NC2 तो n3 फैक्टोरियल जो है 3 है तो n क्या है 3 है, r क्या है 2 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा तो 3/2 3 गुने 2 गुने 1 तो 3 2 कट जाएगा 1 3 बच जाएगा 3/9C2 तो ऊपर 9 9C2 तो 9 और 2 7 हो जाएगा तो 7 का जगह तो 9 गुने 8 2 से भाग दीजिए तो 9 से 4 9 चौका 36 3/36 यानी 1/12 हो जाएगा। एक कंपनी 2001 में अर्जित राजस्व इतना है 6300 है और 8100 है तो 6300 8100 का अंतर कितना हो जाएगा, इसमें अनुपात बताना है। तो 6300 और 8100 का अंतर जो है कितना होता है, इसमें 1800 हो जाएगा तो 1800 हो गया कब 2001 से लेकर 2010 तक का। फिर 2010 से 15 तक का अंतर कितना हो जाएगा 2010 से 15 तक का अंतर जो है जैसे 10,800 है 8100 तो 2700 हो गया 0 0 9 2 18 9 तो 2:3 हो जाएगा। अब जो है हम लोग रीजनिंग देखेंगे क्या है। नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर कौन आ जाएगा। देखिए 3 दूना 6 + 1 7 7 दूना 14 + 2 16 16 दूना 32 + 3 माने एक एक दूना का 3 4 ऐसे 1 2 3 4 बढ़ रहा है तो 35 दूना 70 और 4 74। अगला है डिजिट को 25 लिखा है तो D4 I know G7 तो D4 I know G7 20 हुआ। अब 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 जोड़ेगा तो सब में जो है ना 5 जोड़ना है। तो किक को जो है किक में क्या लिख सकते हैं 11 + 9 20 हो गया 3 23 और 23 11 34 34 5 39। अब यहाँ पे जो है A C का अपोजिट है और T जो है J का अपोजिट है, F जो है L का अपोजिट है। तो ये जो है एक टाइप में जैसे C है यहाँ C आ गया, J है J आ गया, ये तो A और C एक में नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा।
एल और एफ, एल एफ में भी एक नहीं होगा, इसमें नहीं है तो ए और बी दोनों बनेगा, तो ए और बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित 4 अक्षरों में 3 अक्षर सेम है, तो यहाँ देखिए एम एम एन ओ एक है, ओ पी क्यू एक एक है, इसमें जी एच आई जे सेम है, सी एफ डी ई 2 है, एफ जी एच आई 2 का अंतर है, इसमें देखिए पी क्यू आर एस 2 अंतर है, एस टी यू एक ही अंतर है, तो ये किसी तरह से भिन्न है। अगला है 64 91 और, तो देखिए 64 में 27 जोड़ते हैं तो 91 होता है, 91 में 27 जोड़ेंगे तो 118 होगा। तो इसमें से क्या कह रहा है कि सेट एक दूसरे से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये 46 73 101, और सी में नहीं है 55 82 व्याख्या जिस प्रकार दिए गए 12 14 और 43 में 64 का से, तो उसी प्रकार से ए बी और डी में है, जैसे ए में है 55 प्लस तो 82 27, 82 प्लस 27 109, लेकिन सी में नहीं है। 116 का देखिए, तो 116 में क्या है, जैसे 12 14 143, तो 12 गुना 14 और -12 प्लस 14 और -1 करें, ये इस तरफ पे है 12 गुना 14। अब इसमें से जो है इसको घटाइए, 15 प्लस 12 गुना 14, 12 गुना इस दोनों को जोड़िए, 12 प्लस 14 ये हो गया -1, तो 12 गुना 14, तो 12 गुना 14 168 माइनस 12 प्लस 14 -1 -25 तो 143। तो उसी टाइप में जो है कौन सा है, तो सी है। अब देखिए इसमें मिलाना है, तो क्रम बताना है कौन सा कितने में पाएगा। टीओ सब में टीओ है, इसके बाद पी है, एल है, पी है, जी है, एम है, तो सबसे पहले 4 आ जाएगा, सबसे पहले 4 आ जाएगा, 1 नंबर पे होगा, ये हो गया। अब देखिए टीओपी टीओ एल एम एन 3 आ जाएगा, 3 हो गया। इसके बाद देखिए टीओपी, इसके बाद एम वाला हो जाएगा। अब टीओपी में देखिए टीओपीओ टीपीपीओ, तो टीओपीओ है, तो ये यानी 4 3 5 4 3 5 1 2 डी आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि सभी पेंसिल जो है, सभी पेंसिल इरेजर है, कुछ शार्पनर पेंसिल है, इस शार्पनर हो गया, ये पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, तो कह रहा है कुछ शार्पनर इरेजर है, सही है, कुछ शार्पनर इरेजर हो जाएगा। सभी पेंसिल जो है शार्पनर है, तो ये गलत है, तो एक ही सही हो जाएगा। इसमें आप लोग आंसर बताइए 119 का, 119 का जो आंसर है ये हो जाएगा। अगला है चाचा रिश्तेदार और धनी, तो चाचा रिश्तेदार और धनी, तो चाचा जो है रिश्तेदार भी रिश्तेदार में आता है, और धनी व्यक्ति रिश्तेदार और चाचा भी हो सकता है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। नीचे गए आकृति में जैसे कितना वर्ग कर रहा है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो हो गया, एगो टोटल 5 गो, अब देखिए 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो, ये हो गया एगो, ये वाला 14 गो, टोटल 14 गो। अब इसमें जो है, इसमें देखिए सी में -2 किया है तो ए आया है, और +2 फिर -2 +2, तो इसी तरह से डी में -2 करेंगे तो बी आएगा, फिर एफ में +2 करेंगे एफ जी एच, तो एच आएगा बी एच, तो बी एच एक ही में ये हो जाएगा। अगला किसी विशेष कुट भाषा में मिनट को इतना लिखा गया है, तो मिनट को 224 लिखा है, यानी 13 मिनट क्या होता है, एम क्या होता है 13 होता है, आई कितना 9 14 और 20 सब को जोड़े 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 224। तो एम क्या होता है 13 + 9 + 14 + 20, सबको जोड़ेंगे तो 56 होगा, 56 × 4 224 हो गया। फैंसी
को इसी तरह का सबको जोड़े और 7 से गुना करें। ये 4 गो टर्म है तो 4 गो से गुना किए, ये 5 गो टर्म है तो 5 से गुना किए, और ये जो है 3 3 6 1 7, 7 गो टर्म है, 7 से गुना करेंगे तो कितना 742 हो जाएगा। अगला है पुस्तक ज्ञान कोश। पुस्तक से ज्ञान कोश होता है तो ये क्या हो जाएगा, सरीसृप अजगर है। पुस्तक में ज्ञान है और सरीसृप का अजगर होता है, सरीसृप में होता है। 36 84 है तो 36 84 जो है, 36 को 12 गुने 3 36, 12 गुने 7 84, 3 और 7, और 9 गुने 3 27 और 9 गुने 7 63, 27 और 63। पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा, वह मेरे पिता की माँ की इकलौती बड़ी बेटी की बेटी है। तो क्या होगा, तो ये फुफेरी बहन होगा। अगला है, इसको आप लोग रख के बनाइएगा, बन जाएगा। इसका आंसर जो है ए है। किसी विशिष्ट कुछ भाषा में क को GRF लिखा है, तो क को GRF किस तरह से लिखा है, जैसे सी जेड में 3 जोड़ेंगे तो सी आएगा, आर में ओ में 3 जोड़ेंगे, जेड में 3, ओ में 3, ओ जी में, तो इसका आंसर जो है ये है। दोस्तों आप लोग भी थोड़ा ट्राई कीजिए। वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंध है जो फर्स्ट है। तो 23 का स्क्वायर कीजिए, 23 का स्क्वायर +2, तो 27 के स्क्वायर आप +2, 731। इसमें किस में है, तो इसमें है। अब कंप्यूटर से, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी, तो चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से जो है वैसलेसिक इंजन बनाया था। कौन, वैसलेसिक इंजन, 1922 में है। अगला है, कंप्यूटर साक्षर मानने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है, तो नहीं बताना है। कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश लिखने की क्षमता, कंप्यूटर को महत्व, बहुउपयोगिता और समाज में व्यापक की जागरूकता पर, तो ये नहीं होगा। अगला है, ICT का तात्पर्य क्या है, तो ICT का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर का के मुख्य भाग है, तो कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं, तो कंप्यूटर का जो है मुख्य भाग ये कितना होता है, तो ये 6 होता है। कौन कौन होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड, स्पीकर, CPU, माउस और प्रिंटर। अगला है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन है, तो आजकल सबसे अधिक उपयोग होने वाले कीबोर्ड है। अगला है, प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइसें डैश कहलाती है, क्या कहलाती है, ये पेरिफेरल्स कहलाती है। अगला, कैश का पूर्ण रूप क्या है, तो कैश का जो पूर्ण रूप है ये है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला, एक ड्राइव के अंदर कितने प्राथमिक विभाजन होता है, तो एक ड्राइव के अंदर जो है एक प्राथमिक विभाजन होता है जिसको प्राइमरी डिवीजन कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, IBM DOS एक क्या है, तो IBM DOS जो है एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला, यूनिक कोड प्रदान करता है, तो यूनिक कोड कौन प्रदान करता है, तो प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड, यूनिक कोड। अगला, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है, तो बाइनरी भाषा 2 ही, 0 और 1। अगला, कंप्यूटर एक प्रकार का मालवेयर है जो स्वयं की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डालकर और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनाकर फैलाता है, तो कौन है, तो ये वायरस। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति देने के लिए आइडेंटिटी की पुष्टि करने वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये ऑथेंटिकेशन।
निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन इसमें कौन नहीं है? तो ये ऑरकुट जो है सर्च इंजन नहीं है। वेबसाइट एक यूनिक नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट अभिनिर्धारण करता है। तो क्या है? तो ये वेबसाइट कहला। अगला, एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुति बनाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को। अगला, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? ये 4, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। अगला है, एक डेटा डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है। तो एक डेटा डिक्शनरी के रूप में जो है मेटा डेटा रिपोजिटरी जाना जाता है। दोस्तों इतना ही आज एक सेट हुआ है, फिर इसका नेक्स्ट सेट देखेंगे। आप लोग को कैसा लगा है, इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। चलिए दोस्त, थैंक यू।